अब हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है BNSS की धारा 103, जो कि CRPC की धारा 100 के समरूप है। बंद स्थानों के भार साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। देखिए साथियों, इसमें लिखा है तलाशी लेने देंगे। बंद स्थान के भार साधक व्यक्ति क्या करने देंगे? तलाशी लेने से मना नहीं कर सकते हैं, तलाशी लेने देंगे। क्या कह रहे हैं? दांडिक न्याय के तंत्र को सक्रिय बनाने और व्यष्टि हित तथा लोक हित के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि यदि वह स्थान जिसकी तलाशी या निरीक्षण उस अध्याय के अधीन अपेक्षित है जो बंद है, तो उसका भार साधक व्यक्ति वारंट का निष्पादन कर देने के लिए उस स्थान की तलाशी लेने के लिए क्या करेगा? उस स्थान की तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं प्रदान करेगा, क्योंकि उसका यह कार्य तलाशी को गतिशीलता प्रदान करता है। इस तरह इस अध्याय के माध्यम से तलाशी वाले बंद स्थान के भार साधक व्यक्ति पर तलाशी लेने का दायित्व डाला गया है। अब बात आती भार साधक व्यक्ति कब तलाशी लेने देगा। ऐसा वह तब करेगा जब तलाशी वारंट का निष्पादन करने वाला व्यक्ति किसी बंद स्थान की तलाशी या निरीक्षण की मांग करें। जो भी वारंट का निष्पादन कर रहे हैं, पुलिस अधिकारी या पुलिस अधिकारी से भिन्न जब भी निष्पादन कर रहे हैं, तो व्यक्ति किसी निष्पादन करने वाला व्यक्ति किसी बंद स्थान की तलाशी या निरीक्षण की मांग करे। जिसको वो वारंट निष्पादित किया गया है, उसकी मांग करने पर कि हमको इस स्थान की तलाशी लेनी है, तो तलाशी लेने देंगे। इस तरह की मांग पर उस स्थान में निवास करने वाले या उसके भार साधक व्यक्ति का दायित्व हो जाता है कि वह न केवल उस बंद स्थान में आबाद प्रवेश देगा, वरना वहां तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं भी देगा। वहां पर अंदर प्रवेश भी करने देगा, साथ ही साथ पूरी सुविधाएं भी प्रदान करेगा। कौन किसको पर करेगा? जो वारंट के निष्पादन में तलाशी ले रहा है। प्रवेश प्राप्त न होना। तलाशी के वारंट का निष्पादन करने वाला व्यक्ति या अधिकारी यदि बंद स्थान में आबाद प्रवेश करने की अनुमति नहीं पा रहा है, तो वह उस स्थान में इस संहिता के अनुसार प्रवेश करेगा, अर्थात वह उस बंद स्थान में उसकी अनुमति के बिना प्रवेश करेगा। अगर उस घर का, उस बंद स्थान का व्यक्ति तलाशी नहीं लेने दे रहा है, तो क्या करेगा? पुलिस अधिकारी या जो भी वारंट का निष्पादन कर रहा है, वो बिना अनुमति के प्रवेश करेगा। और ऐसे निमित्त आवश्यकता पड़ने पर वह किसी भीतरी या बाहरी द्वारा या खिड़की तोड़कर खोल सकता है। खिड़की तोड़ करके भी अंदर घुस सकते हैं। परंतु ऐसे करने के पूर्व यदि बंद स्थान किसी पर्दासीन स्त्री के वास्तविक अधिभोग में है, तो पर्दासीन स्त्री को वहां से हट जाने की स्वतंत्रता और प्रत्येक उचित सुविधा दी जाएगी। तब कमरे को तोड़कर खोला एवं प्रवेश किया जा सकता है। अगर कोई स्थिति उस कमरे के अंदर है जिसके अंदर तलाशी लेनी है और भार साधक व्यक्ति तलाशी नहीं लेने दे रहा है, तो पहले उस महिला को बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद चाहे तो खिड़की तोड़ सकते हैं, चाहे तो खिड़की खोल सकते हैं, जबरदस्ती प्रवेश कर सकते हैं तलाशी लेने के लिए। अगला क्या कहता है? बंद स्थान में या उसके आसपास संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी। यदि कोई व्यक्ति ऐसे बंद स्थान में या उसके आसपास जिसकी तलाशी ली जानी है, ऐसी संदिग्ध स्थिति में पाया जाता है कि संदेह होता है कि वह अपने शरीर पर ऐसी कोई वस्तुएं छिपाए हुए है जिसकी तलाशी ली जानी चाहिए। ऐसा कोई बंद स्थान है जहां पर तलाशी ली जानी है, वहां कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति लग रहा है और जिससे स्पष्ट हो रहा है कि उसने कुछ चीजें छिपा रखी हैं, तो उसकी क्या की जाएगी? तलाशी ली जानी चाहिए। तो उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है। यदि वह व्यक्ति कोई स्त्री है, तो उसकी तलाशी अन्य स्त्री द्वारा शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखते हुए ली जाएगी। स्त्री की तलाशी स्त्री के द्वारा ही शिष्टता का ध्यान रखते हुए, मर्यादा का ध्यान रखते हुए ली जाएगी। जब किसी व्यक्ति की तलाशी इस प्रकार ली जाए, तब कब्जे में ली गई हर चीज की सूची तैयार की जाएगी और उसकी एक प्रतिलिपि ऐसे व्यक्ति को प्रदत्त की जाएगी। जिस व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है, तलाशी के दौरान जो भी मिल रहा है उसकी सूची बनाई जाएगी। सूची बनाने के बाद एक प्रति उसको दी जाएगी। किसको? जिसकी तलाशी ली गई, जिसके पास से चीजें मिली हैं। तलाशी के समय साक्षी की आवश्यकता। इस अध्याय के अधीन तलाशी लेने के पूर्व और उसके समय जब तलाशी लिया ही जाना हो, जब तलाशी लिया ही जानी है, तो वारंट का निष्पादन करने वाले अधिकारी या अन्य व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह तलाशी में उपस्थित रहने और साक्षी बनने के लिए उसी मोहल्ले के
उसी लोकल मोहल्ले के जिसमें कि तलाशी लिए जाने वाला स्थान है 2 या अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को बुलाए। जिस स्थान पर तलाशी ली जानी है उस मोहल्ले के 2 व्यक्ति जो प्रतिष्ठित हैं उनको बुलाए, उनके सामने तलाशी ले। यदि ऐसे क्षेत्र का स्वतंत्र और प्रतिष्ठित व्यक्ति साक्षी बनने के लिए रजामंद नहीं है तो मान लीजिए मोहल्ले का कोई व्यक्ति साक्षी बनने के लिए तैयार नहीं है, उसको पता है कि अगर हम साक्षी बनेंगे तो ये हमसे रंजिश रखने लगेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? ऐसी स्थिति में किसी अन्य मोहल्ले के स्वतंत्र और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाया जा सकेगा। क्या किया जाएगा? ऐसी स्थिति में अन्य व्यक्तियों को, दूसरे मोहल्ले के व्यक्तियों को बुलाया जा सकेगा। क्या किया जाएगा? बुलाया जा सकेगा। आवश्यकता पड़ने पर अधिकारी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों को या उनमें से किसी को साक्षी बनाने के लिए लिखित आदेश जारी कर सकता है। जरूरत पड़ने पर लिखित आदेश भी जारी कर सकते हैं। इस तरह अपेक्षित व्यक्ति यदि साक्षी बनने के लिए नहीं आता है तो भारतीय न्याय संहिता में दंडनीय अपराध से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? भारतीय न्याय संहिता में इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से मना कर देता है तो उसको क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। तो जब उस मोहल्ले का कोई व्यक्ति मना कर देता है और उस स्थिति में दूसरे मोहल्ले का भी बुलाया जा सकता है, फिर भी अगर मना कर रहे हैं तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा, जो कि बीएनएस की धारा 220 के तहत क्या होगा? दंडनीय होगा। क्या होगा? बीएनएस की धारा 222 के तहत दंडनीय होगा। कितना? बीएनएस की धारा 222 के तहत दंडनीय होगा। किस धारा के तहत? बीएनएस की धारा 222 के तहत उसका अपराध दंडनीय माना जाएगा। डुरंड डिडियर बनाम मुख्य सचिव गोवा संघ राज्य क्षेत्र का मामला है। मामले में अभियुक्त को अर्धरात्रि के समय पुलिस चौकी के समीप अपराध में फंसाने वाले सामान के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में 5 साक्षीगण उसी क्षेत्र के थे। यह अब निर्धारित किया गया कि तलाशी की प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया गया था। यह तथ्य कि 5 साक्षीगण उस क्षेत्र के निवासी नहीं थे जहां पर अनिषिद्ध सामानों का अपहरण किया गया था, अनिषिद्ध और अन्य सामानों के अपहरण के संबंध में उनके साक्ष्य को स्वीकार करने में व्यवधान नहीं डाल सकते। सामा अलाना अब्दुल बनाम गुजरात राज्य के प्रकरण में 5 साक्षी किसी अन्य गांव के थे। यह स्पष्टीकरण दिया गया था कि अभियुक्त का गांव एक छोटा सा गांव था और उस गांव के निवासी अधिकतर अभियुक्त के सगे संबंधी थे। मामले की परिस्थितियों के संदर्भ में यह अब निर्धारित किया गया कि उसी गांव के स्वतंत्र साक्षियों को तलाशी और जब्ती की कार्रवाई के दौरान उसमें सम्मिलित न किए जाने का जो स्पष्टीकरण दिया गया वह स्वीकार करने योग्य है। परंतु जहां अभियुक्त के मकान के सन्निकट घरों के निवासी उपलब्ध हों और बरामदगी के समय अनेक लोग मौजूद हों, वहां उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अरुण कुमार गुप्ता के प्रकरण में अब निर्धारित किया गया है कि अभियोजन पक्ष को यह स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्यों अभियोजन साक्षी को ही, जो कि उस स्थान का निवासी नहीं था, जो परिवादी की बरादरी का था, बुलाया गया और वर्णक्षम रूप से उसको चुनकर बरामदगियों का साक्षी बनाया गया। ये कुछ उदाहरण थे जो हमने आपको बताए। अब हम आगे पढ़ेंगे। यदि स्थानीय साक्षी उपलब्ध नहीं है, अगर स्थानीय साक्षी उपलब्ध नहीं है फिर क्या होगा? कभी कभी तलाशी के निमित्त साक्षी बनाने के लिए स्थानीय व्यक्ति की उपलब्ध नहीं होते हैं। स्थानीय व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते हैं, जैसे तस्करी के माल की तलाशी। इस तरह की स्थिति में यदि किसी स्थानीय व्यक्ति को साक्षी बनने के लिए नहीं बुलाया जाता और सीमा शुल्क अधिकारी तथा एक स्वतंत्र व्यक्ति तलाशी के लिए साक्षी बनते हैं, तो यदि ये अन्यथा विश्वसनीय है तो इसके साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर से समझिए कि कभी कभी तलाशी के निमित्त साक्षी बनाने के लिए स्थानीय व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते हैं, जैसे तस्करी के मामले हुए। तो इस तरह की स्थिति में यदि किसी स्थानीय व्यक्ति को साक्षी बनने के लिए नहीं बुलाया जाता है और सीमा शुल्क अधिकारी तथा एक स्वतंत्र व्यक्ति की तलाशी के लिए साक्षी बनते हैं, सीमा शुल्क अधिकारी तथा एक स्वतंत्र व्यक्ति ही तलाशी के लिए साक्षी बनते हैं, तो यदि वे अन्यथा विश्वसनीय है तो इनके साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार तलाशी के उपरांत चीजों के
रिकवरी के समय यदि अन्वेषण अधिकारी अपने साथ उस स्थान के कुछ स्वतंत्र और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मिलित करने में लोभ करता है तो यह अब निर्धारित किया गया है कि इससे प्रत्यादान के साक्ष्य का महत्व कम हो जाता है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह रिकवरी ही पूर्णतः अग्राह्य हो जाएगी। अगर वह लोकल के वहां के आसपास के गवाहों को शामिल नहीं करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि रिकवरी अग्राह्य हो जाएगी। प्रदीप नारायण मदगांव बनाम महाराष्ट्र के मामले में पंच साक्षीगण उस स्थान के थे जहां पर तलाशी ली गई थी। उस स्थान पर उनके मौजूद रहने के संबंध में परस्पर विरोधी बातें कही गई थी ताकि वे अपनी स्थिति का औचित्य साबित कर सकें। एक साक्षी तो पॉकेट साक्षी पाया गया, अन्य उसके मित्र थे। एक से अधिक अवसरों पर पुलिस की ओर से काम करने से संबंधित उसका आचरण और पुलिस को किया गया उसका मिथ्या संबोधन विश्वसनीय नहीं पाया, जिस कारण वह स्वयं भी अविश्वसनीय बन गया। छापा डालने वाली पार्टी द्वारा उसी स्थान के स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यक्तियों को पंच साक्षी बनाने के लिए कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किया गया था, अतः यह अब निर्धारित किया गया कि बाहर से लाए गए पंच साक्षी विश्वसनीय नहीं थे। तो स्पष्ट किया जाता है कि सबसे पहली कंडीशन है कि लोकल वाले व्यक्तियों को ही पंच साक्षी बनाने का प्रयास करना है। अगर नहीं बन पा रहे हैं उस स्थिति में फिर हमें बाहर के रखना है। स्वतंत्र व्यक्ति, इस धारा में प्रयुक्त स्वतंत्र व्यक्ति का तात्पर्य किसी निष्पक्ष व्यक्ति से है। इस भावबोध के अंतर्गत उस व्यक्ति को स्वतंत्र व्यक्ति नहीं माना जा सकता जो पिछले कई वर्षों से पुलिस के साथ तलाशी कार्य में साक्षी बनता आ रहा है। इस तरह के साक्ष्य पर सतर्कता और सावधानी रखनी चाहिए। क्या करना चाहिए? सतर्कता और सावधानी रखना चाहिए। परंतु बीएनएसएस की धारा 103 के सब क्लॉज 4 में प्रयुक्त स्वतंत्र साक्षी शब्द के अर्थ की परिधि में मात्र इस कारण कोई व्यक्ति आने से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि पुलिस अधिकारी उसकी जान पहचान से है। प्रत्येक नागरिक के बारे में तब तक एक स्वतंत्र नागरिक की अवधारणा की जानी चाहिए जब तक यह साबित न हो जाता है कि वह किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए पुलिस पर निर्भर है। मात्र यह तथ्य कि साक्षी एक अन्य रिश्वत के प्रकरण में परवादी था अथवा यह कि वह 2 अन्य मामलों में एक साक्षी था और यद्यपि अभी तक उन मामलों में उसकी परीक्षा नहीं की गई है, उसको एक गैर स्वतंत्र साक्षी नहीं बना सकता। इसी प्रकार मात्र यह तथ्य कि साक्षियों में से एक साक्षी उस यान का ड्राइवर था जिसमें सवार होकर छापा डालने वाले अधिकारी छापा डालने वाले स्थान पर गए थे, उस साक्षी को स्वतंत्र साक्षी की हैसियत से रखने से विमुख नहीं कर सकते। परंतु जहां साक्षी उसी मोहल्ले का नहीं है जहां बंद स्थान की तलाशी ली जानी है और उसे पुलिस द्वारा अपने साथ लाया गया है, या वह उस कार का ड्राइवर है जिसमें सवार होकर अन्वेषण की टीम तलाशी स्थान पर आई है, वहां ऐसे व्यक्ति को तलाशी के एक साक्षी के रूप में केवल तब स्वीकार किया जा सकता है जब उसके साक्ष्य में कोई तात्विक कमजोरी विद्यमान ना हो। जब उसके साक्ष्य में कोई तात्विक कमजोरी विद्यमान ना हो, यानी कि जब कभी पुलिस अधिकारी किसी ड्राइवर को जिसके लेकर के उस स्थान पर पहुंची है जहां तलाशी लेना है और उसको भी साक्षी बनाया है और उसके साक्ष्य में अगर कोई कमी है तो उसको फिर नहीं स्वीकार किया जाएगा। अगर कोई कमी तात्विक कमजोरी विद्यमान ना हो तो उस स्थिति में स्वीकार किया जाएगा। तो स्वतंत्र व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? स्वतंत्र व्यक्ति का तात्पर्य किसी निष्पक्ष व्यक्ति से है। इस भावबोध के अंतर्गत उस व्यक्ति को स्वतंत्र व्यक्ति नहीं माना जा सकता जो पिछले कई वर्षों से पुलिस के साथ तलाशी कार्य में साक्षी बनता आ रहा है। प्रतिष्ठित व्यक्ति का तात्पर्य यह नहीं है कि वह किसी विशेष वृत्ति, पद या संपत्ति से युक्त हो। ऐसा हर व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति है जो अन्यथा अपकीर्ति से युक्त नहीं है। क्या है? अन्यथा अपकीर्ति से युक्त नहीं है। साक्षी के बगैर ली गई तलाशी, यदि तलाशी साक्षियों की मौजूदगी में नहीं ली जाती तो वह अवैध नहीं मानी जाएगी। इस तरह की तलाशी का साक्ष्य के रूप में विशेष महत्व नहीं होता है और तलाशी संदेहास्पद हो जाती है। राधा कृष्ण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में अवैध तलाशी का 2 परिणाम बतलाया गया है। ऐसी तलाशी को रोकने की कार्रवाई की जा सकती है और संपत्ति के स्वामी अपनी संपत्ति की प्रतिरक्षा में तलाशी लेने वालों का प्रतिरोध कर सकता है। नंबर 2, इस तरह के साक्ष्य पर गंभीरता से विचार ही नहीं करना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने एक वाद में श्याम लाल शर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य के प्रकरण में इस संहिता की धारा 185 BNSS
BNSS की धारा 185, CRPC की धारा 165 के उपबंधों के अतिलंघन में की गई तलाशी के संबंध में यह अभिमत व्यक्त किया था कि इससे उन व्यक्तियों को जिनके घर की तलाशी ली जा रही है विधि और व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेने का अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता है। जो बात BNSS की धारा 185 और CRPC की धारा 165 पर लागू होती है वही इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में ली गई तलाशी पर भी लागू होती है। तलाशी की प्रक्रिया। तलाशी का कार्य साक्ष्यों की उपस्थिति में संपादित किया जाएगा। तलाशी का कार्य क्या किया जाएगा? साक्ष्यों की उपस्थिति में संपादित किया जाएगा। तलाशी के अनुक्रम में जो भी चीज अपगृहित की जाए और जिन जिन स्थानों में वे पाई गई हों उनकी सूची तैयार की जाए। यह सूची तलाशी करने वाले अधिकारी या व्यक्ति द्वारा बनाई जाएगी और उस पर साक्ष्यों के हस्ताक्षर कराए जाएंगे, परंतु तलाशी का साक्षी बनने वाले किसी व्यक्ति से उस रूप में न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा केवल उस दशा में की जाएगी जब वह न्यायालय द्वारा विशेष रूप से समन किया गया हो। अगला, तलाशी लिए जाने वाले स्थान के अधिभोगी का अधिकार। ऐसे अधिभोगी या मालिक उसकी ओर से किसी व्यक्ति को तलाशी के दौरान हाजिर रहने की अनुज्ञा हर दशा में दी जाएगी। मतलब या तो वह स्वयं या उसकी तरफ से कोई व्यक्ति हाजिर रहेगा। दूसरा, इस धारा के अधीन तैयार की गई साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित सूची की एक प्रतिलिपि ऐसे अधिभोगी या उसके व्यक्ति को प्रदत्त की जाएगी। क्या की जाएगी? प्रदत्त की जाएगी। अब हम पढ़ेंगे BNSS की धारा 103 जो कि CRPC की धारा 100 है और धारा CRPC की धारा 165 जो कि BNS की धारा 185 का परिवर्तन है को हम पढ़ेंगे। धारा 103 और धारा 185 के उपबंध NDPS एक्ट 1985 के उपबंधों के विरोध में नहीं है और वे उक्त अधिनियम के अधीन तलाशी, जब्ती अथवा गिरफ्तारी के लिए भी परिवर्तनीय हैं। तथापि जब भी कोई सशक्त अधिकारी इस संहिता के उपबंधों के अधीन अन्वेषण का कार्य कर रहा हो जिसमें तलाशी, जब्ती अथवा गिरफ्तारी भी सम्मिलित है, उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जिसके कब्जे में नारकोटिक ड्रग्स अथवा साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, तब ऐसे अधिकारी को वहीं उस NDPS अधिनियम के उपबंधों का अनुकरण करना होगा और उसके अधीन अपना अन्वेषण जारी रखना होगा। यदि अन्वेषण अधिकारी एक सशक्त अधिकारी नहीं है तब उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह NDPS अधिनियम के अधीन अवश्य उस अधिकारी को अन्वेषण के लिए सूचित करेगा जो उसके लिए सशक्त है। तब वह इस संहिता के उपबंधों के अनुपालन में विफल रहना और विशेषकर BNS की धारा 103, 106, 108 और 185 का स्वयं अपने आप में अभियोजन पक्ष के मामलों को दूषित कर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि ऐसा कोई उल्लंघन हुआ भी हो तो न्यायालय को जो कुछ देखना है वह यह कि क्या अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव कारित हुआ है, और जब वह साक्ष्य और अन्य हितकों का मूल्यांकन करने लगे तब वह इस बात को अपने ध्यान में रखे कि अभियुक्त पर उस अतिलंघन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। तो इसमें स्पष्ट किया गया है, क्या स्पष्ट किया गया है कि NDPS एक्ट के उपबंधों के विरोध में नहीं है। उक्त अधिनियम के अधीन तलाशी, जब्ती अथवा गिरफ्तारी के लिए परिवर्तनीय भी हैं। इस मामले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सर्च वारंट बिना प्राप्त किए भी NDPS एक्ट के मामलों में जिनमें कि मादक पदार्थ खुर्द-बुर्द कर देने की संभावना हो और तलाशी वारंट प्राप्त होने में समय लगने की संभावना रहती है, तो उस स्थिति में बिना तलाशी वारंट के भी तलाशी ली जा सकती, जब्ती की जा सकती है। ऐसा स्पष्ट किया गया है NDPS एक्ट में। तो साथियों, ये हुई बंद स्थानों के बाहर साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे, हमने आपको स्पष्ट किया।